नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए सुधा जुगरान की लिखी हुई कहानी मैं लौट आया माँ। हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित लेखिका सुधा जुगरान जी अपनी सशक्त एवं संवेदनशील लेखनी के लिए जानी जाती हैं। उनकी रचनाएं समाज, संस्कृति और मानवीय मूल्यों को अत्यंत गंभीरता और सरसता के साथ प्रस्तुत करती हैं। शब्दों के माध्यम से वे जीवन की गहन अनुभूतियों को पाठकों के हृदय तक पहुंचाती हैं। तो चलिए सुनते हैं उनकी कहानी मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। छवि को एकाएक घर के अंदर घुटन सी होने लगी। वो बाहर आ गई। बाहर का मौसम सुहाना था। रात में हुई भारी बरसात से हर श्रृंगार के झड़े हुए फूलों का गलीचा सा बिछा हुआ था। उसे हल्का सा सुकून मिला। वो धीरे धीरे चलती हुई लंबे चौड़े लॉन को पार कर चार दीवारी के पास खड़े हर श्रृंगार के पेड़ के नीचे रखी कुर्सी पर बैठ गई। हर श्रृंगार झड़ रहा था। कुर्सी पर बैठकर वो अपनी शानदार कोठी और कोठी को घेरे हुए लंबे चौड़े प्रांगण को निहारने लगी। गर्व करने के लिए क्या नहीं है उसके पास? प्यार करने वाला पति और अथाह धन संपत्ति, कई शहरों में फैला हुआ उनका कारोबार। लेकिन बस एक ही कमी थी उसके जीवन में, संतान का सुख नहीं था। 19 साल पहले का भी एक ऐसा ही दिन था जिस दिन वो ऐसे ही हताश, उदास और निराश इसी जगह पर बैठी हुई थी। वो यादों में खोकर उस अधूरे सपने का छोर पकड़ने का प्रयास करने लगी। उसके पति नीरज 2 भाई थे। छोटा भाई समर नीरज से बहुत छोटा था। सास ने समर का हाथ उसके हाथ में पकड़ा कर संसार से अलविदा कह दिया था। उसने माँ की तरह पाला समर को, और समर ने भी उसे भाभी माँ का सा सम्मान दिया। समर बड़ा हुआ तो उसने भाई के व्यवसाय में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बजाय उसने मेडिकल लाइन में जाना चाहा। उसके डॉक्टर बनने पर नीरज को कोई ऐतराज़ नहीं था। उनका विचार था जब समर डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टर लड़की से उसकी शादी कर देंगे और एक अच्छा बड़ा शानदार नर्सिंग होम खोल देंगे दोनों के लिए। समर डॉक्टर भी बना और डॉक्टर लड़की से उसकी शादी भी हुई, पर उसने प्राइवेट प्रैक्टिस के बजाय मुंबई के एक बड़े हॉस्पिटल से नौकरी का ऑफर स्वीकार कर लिया। दोनों पति पत्नी को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन ये उदासी ज़्यादा दिन नहीं रही। जल्दी ही समर की पत्नी श्रेया में माँ बनने के लक्षण नजर आए और समय के साथ वो प्यारे से बेटे की माँ बनी। छवि खुशी खुशी उसकी जचगी पर गई, पर बच्चा होते समय श्रेया की हालत बिगड़ गई और डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। उन पर जैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा। छवि तो जैसे बदहवास हो गई, बच्चे को संभाले या समर को। खैर, किसी तरह वो दुख की घड़ी भी निकली। समर ने खुद को काम में डुबो दिया और छवि ने खुद को नन्हे मनु के पालन पोषण में। मनु उसे ही माँ समझता था। वो भी मनु को पालने में इतनी खो गई कि याद ही नहीं रहा कि मनु ने उसकी कोख से जन्म नहीं लिया है। मनु 3 साल का होने वाला था। उसके स्कूल और समर के दूसरे विवाह की बातें एक साथ घर में जोर पकड़ने लगीं। अपने निकट परिजनों की उपस्थिति में उन्होंने समर का दूसरा विवाह संपन्न किया। समर का दूसरा विवाह हुआ तो मानो दोनों पति पत्नी के दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। छवि और नीरज ने यही सोचा कि अब वे मनु को बाकायदा कानूनन गोद ले सकते हैं और समर को भी अपनी दूसरी पत्नी के साथ निभाने में मनु की वजह से कोई अड़चन नहीं आएगी और उसकी सूनी गोद भी भर जाएगी। लेकिन उसे घोर आश्चर्य तब हुआ जब समर और प्रिया उसे अपने साथ मुंबई ले गए और वहीं उसका दाखिला करा दिया। छवि का हृदय तार तार हो गया। एक तो मनु का बिछोह और दूसरा समर का बेगानापन। मनु उससे फ़ोन पर बात करना भी चाहता, पर समर ने तो जैसे बात करना ही बंद कर दिया। किसी तरह उसके बिना रहने की आदत डालने लगी। लेकिन नियति को तो अभी उसकी गोद फिर भरनी थी। समर और प्रिया का बेटा हुआ। वो गुस्से में उसकी जचगी पर नहीं गई। लेकिन ऐसा ही एक दिन था जब वो यहीं पर बैठी हुई आंसू बहा रही थी और पति नीरज ने उसे समर के परिवार सहित आने की सूचना दी थी। अब क्यों आ रहा है वो यहाँ? क्या हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने? वो गुस्से में बोली थी। वहीं रहे अपने परिवार के साथ, दिवाली मनाने आ रहा है। अपने घर नहीं आ सकता है क्या वो? ये घर उसका भी तो है, नीरज ने उसे समझाते हुए कहा। उसने इस घर को अपना समझा ही कब? उसे पाला, उसके बच्चे को पाला, पर उसने कभी अपना कर्तव्य नहीं निभाया। कहते कहते वो रो पड़ी। इतना स्वार्थी न बनो छवि, वो तुम्हें बहुत मानता है,
तुम्हारा माँ की तरह सम्मान करता है, उसने मनु को हमें नहीं दिया तो जरूर उसके पीछे कोई कारण रहा होगा। वो चुप हो गई। नीरज कभी भी नकारात्मक नहीं सोचते थे। दिवाली पर समर परिवार सहित आया। मनु काफ़ी बड़ा सा हो गया था। वो लगभग 2 साल बाद उसे देख रही थी। मनु अब उसे कम और प्रिया को ज़्यादा पहचानने लगा था। छवि ने उसे बाहों में खींचना चाहा तो वो मचल कर प्रिया की तरफ भाग गया। अगले दिन दिवाली थी। दिवाली पर समर ने घर के नौकर चाकरों, ड्राइवरों, माली वगैरह को उपहारों से लाद दिया। सबके जाने के बाद समर और प्रिया उसके पास आए थे। भाभी, मैं आपके लिए भी आपकी पसंद का एक खास उपहार लाया हूँ। सुनकर छवि ने मुंह फेर लिया। नाराज मत हो भाभी, देख तो लीजिए अपना उपहार, कहकर प्रिया ने अपना नवजात बच्चा उसकी गोद में डाल दिया था। गोद में कोमल स्पर्श पाकर उसने चौंक कर देखा। नन्हा शिशु अपने नरम मुलायम होठों से मुस्कुराकर अपनी निर्दोष आंखों से उसे टुकुर टुकुर निहार रहा था। ये क्या? वो एकाएक भावुक हो गई। हाँ भाभी, यह आपका बेटा बिल्कुल आपका है। इसे हमने आपके लिए ही जन्म दिया है, वरना हमारा तो एक बेटा था ही, इसे आपसे कोई नहीं छीनेगा, समर बोला। क्या सचमुच? उसकी अविश्वास से भरी आंखें सावन भादों बन गईं। लेकिन फिर मनु, भाभी उस समय आप मेरी बात नहीं समझती। मनु को गोद देने से कल उसे पता चलता तो वो खुद को अनाथ महसूस करता, सोचता हमने उसे पालना नहीं चाहा इसलिए उसे आपको गोद दे दिया था। माँ थी नहीं और पिता ने दूसरी शादी कर ली, वो हमें कभी माफ़ नहीं करता। छवि ने नन्हे को निहारा। तब तक नीरज भी पास के सकाए। नीरज, वो भर्राई आवाज़ में बोली थी, देखो तो हमारा बेटा। हाँ छवि, दिवाली का ऐसा उपहार तो किसी ने किसी को नहीं दिया होगा। भावातिरेक में छवि ने नन्हे को अपनी छाती से लगा लिया और आंसुओं से उसके नाजुक शरीर को भिगोने लगी। भाभी, कानून की औपचारिकता आप जब कहोगे मैं पूरी कर जाऊंगा। नन्हे को छाती से लगाए हुए ही छवि ने समर और प्रिया को कृतज्ञतापूर्ण निगाहों से निहारा। समर ने आंसू पोंछ दिए छवि के, लेकिन प्रिया का ये पहला बच्चा है, वो अभी भी दुविधा में थी। भाभी, प्रिया उसके पास बैठती हुई बोली, हम सब आपके ही तो हैं। आप इसकी माँ हो या मैं, क्या फ़र्क पड़ता है? आपने समर को पाला है, मनु को पाला, और इस बच्चे को तो हमने जन्म ही आपके लिए दिया है। विश्वास करो भाभी, इसे आपसे कोई नहीं छीनेगा। छवि ने परम संतोष से नन्हे के गाल से अपना गाल सटा लिया। दिवाली के बाद समर का परिवार चला गया। सूना घर नन्हे की किलकारियों से गूंजने लगा। छवि की ताकत और रौनक फिर से लौट आई। नीरज को भी जल्दी घर आने का बहाना मिल गया। नन्हा रुद्र कब पलंग से उतरकर घुटनों के बल चला और कब अपने पैरों पर दौड़ने लगा पता ही नहीं चला। छवि के दिन रात जैसे एक हो गए। 3 साल का रुद्र ड्रेस पहनकर स्कूल भी जाने लगा। उसे पढ़ाना, होमवर्क कराना छवि को मानो दिन रात भी कम पड़ने लगे। वो खुश थी, मस्त थी अपनी सुहानी दुनिया में। रुद्र का पालन पोषण करने, उसे अच्छे संस्कार देने में वो भूल ही गई कि रुद्र ने प्रिया की कोख से जन्म लिया है। छुट्टियों में समर अपने परिवार के साथ आता तो छवि शंकित हो जाती, कहीं फिर पहले की तरह ना हो जाए, कहीं प्रिया की ममता जोर ना मारने लग जाए, कहीं समर का हृदय डावाडोल ना हो जाए। लेकिन समर और प्रिया ने कभी अपनी किसी बात या भाव से ये नहीं जताया कि उन्हें रुद्र को गोद देने का कोई अफसोस है। शुरू शुरू में समर के परिवार का आना जल्दी जल्दी होता था, फिर समर की व्यस्तता की वजह से कम होने लगा। उसे ठीक ही लगता उनका कम आना, क्योंकि रुद्र अब बड़ा हो रहा था और उसे लगता कि अनजाने में उनकी किसी बात से रुद्र पर असलियत जाहिर ना हो जाए। कई वर्ष बीत गए। रुद्र 19 साल का हो गया था। अब नीरज गाहे बगाहे छवि से कहने लगे थे कि रुद्र को असलियत बता देनी चाहिए। परिवार की ही बात है और ये बात कभी ना कभी खुल ही जाएगी। पर छवि इसके लिए तैयार नहीं होती थी। रुद्र ने 12वीं पास कर ली थी। नीरज ने जब उसे कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर MBA करके अपना व्यवसाय संभालने को कहा तो उसने मना कर दिया। मैं मेडिकल लाइन में जाना चाहता हूँ पापा, डॉक्टर बनना चाहता हूँ। नीरज अचंभित रह गए। लेकिन तुमने पहले तो कभी डॉक्टर बनने की बात नहीं कही। मैंने डॉक्टर बनने के हिसाब से ही तो 12वीं के विषय लिए थे पापा। मैंने सोचा कि आप समझ रहे होंगे। इसमें समझना कैसा, तुम मेडिकल लाइन में जाओगे तो इतना बड़ा व्यवसाय मैं कैसे अकेले संभालूंगा। पापा, मुझे आपके व्यवसाय में ज़रा भी रुचि नहीं है और अपना मनपसंद काम ना होने की वजह से मैं ठीक से कर भी नहीं पाऊंगा। नीरज समझ रहे थे ये उसके जीन्स थे जो उसे समर से मिले थे। उसकी रुचियों पर समर का पूरा असर था।
ठीक है, उन्होंने हथियार डाल दिए। आपने उसे मेडिकल लाइन में जाने से रोका क्यों नहीं? कहीं वो भी समर की तरह घर से चला गया तो? छवि ने नीरज से अकेले में कहा। तो क्या करूं छवि, उसे ज़बरदस्ती तो नहीं रोक सकते हैं ना। और ये भी तो हो सकता है नर्सिंग होम बनाने का जो सपना हमारा समर पूरा नहीं कर सका वो रुद्र पूरा कर दे। नीरज फिर अपने भूले बिसरे सपने को आकार देने लगे। रुद्र अपने मेडिकल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने लगा, लेकिन छवि के हृदय में जैसे शूल गड़ गया था। उन्हें क्या पता था कि यही गड़ा हुआ शूल एक दिन उनके हृदय से आर पार होकर टुकड़े टुकड़े कर देगा। एक दिन पता नहीं कैसे रुद्र के हाथ दराज से कागजों के बीच से वो फोटो हाथ लग गई जो रुद्र के जन्म के बाद मुंबई के अस्पताल के बाहर आते समय खींची गई थी। उसमें प्रिया की गोद में रुद्र और मनु का हाथ समर ने पकड़ा हुआ था। वो फोटो लेकर उनके पास आ गया। मम्मा, ये फ़ोटो तो बहुत पुरानी है। चाची की गोद में ये बच्चा कौन है? दोनों उस फोटो को देखकर चौंक गए। छवि ने फ़ोटो हाथ से छीन ली। अरे होगा कोई बच्चा, मुंबई की फ़ोटो है तो। हाँ मम्मा, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि चाची की गोद में ये न्यूली बॉर्न बेबी कौन है। होगा कोई, मुझे नहीं पता, तू अपना काम कर, कहकर छवि उठ खड़ी हुई। ठहरो छवि, एकाएक नीरज बोले। उसकी बात का सही जवाब दो, कभी ना कभी ये सवाल अपना जवाब मांगेगा ही। कौन सा सवाल और कौन सा जवाब, ये आप क्या कह रहे हैं? छवि हड़बड़ा गई कि नीरज रुद्र को सच ना बता दें, लेकिन नीरज तो आज जैसे रुद्र को सच बताने के लिए कटिबद्ध थे। नीरज प्लीज़। छवि की निगाहें कातर हो गईं। उसे लगा उसकी गोद आज उजड़ने ही वाली है। नीरज ने रुद्र का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। दरअसल रुद्र बेटा, प्रिया की गोद में तुम हो। लेकिन मैं क्यों? हाँ तो क्या हुआ, चाची की गोद में तुम नहीं हो सकते? छवि ने बात संभालनी चाहिए, लेकिन नीरज अब झूठ की बुनियाद का महल खड़ा नहीं करना चाहते थे। हमेशा मन में एक डर सा लगा रहता था कि जब रुद्र को सच का पता लगेगा तो पता नहीं वो इसे किस तरह से लेगा। उसे सच पता हो तभी वे अपनी वृद्धावस्था सुख संतोष से बिता सकेंगे। रुद्र बेटा, एक सच्चाई है जो तुम्हें अभी तक नहीं पता है, लेकिन वादा करो कि तुम मेरी बात को सुनकर समझोगे और उसे सहजता से लोगे। ऐसी क्या बात है पापा? यही कि तुम। नीरज का गला अटक गया। पता नहीं अगले पल क्या होने वाला था, पर अब तो तीर कमान से निकल चुका था। तुम हमारे प्यारे बेटे हो, पर तुम्हें जन्म समर और प्रिया ने दिया है। किसी तरह अपनी बात कहकर उन्होंने प्रतिक्रिया जानने के लिए रुद्र के चेहरे की तरफ देखा। छवि अपनी जगह पर जैसे निष्प्राण खड़ी रह गई। रुद्र चुप, भावहीन, निस्तेज, अविश्वास भरी नज़रों से उनकी तरफ देख रहा था। आप ये बात मजाक में कह रहे हैं पापा, या सचमुच ऐसी बात है? ये बात सच है बेटा। नहीं, ये नहीं हो सकता, कहकर उसने छवि की तरफ देखा। छवि की नज़रें मिलीं और झुक गईं। इसका मतलब मेरे माता पिता आप दोनों नहीं बल्कि चाचा चाची हैं, और आप मेरे ताऊ ताई हैं? नहीं बेटा, हम ही तेरे माता पिता हैं। छवि की आवाज़ भर्रा गई। उसने रुद्र को अपने से लिपटाना चाहा, पर रुद्र उसे झटका देकर अपने कमरे में चला गया। नीरज और छवि अपनी जगह पर जड़वत खड़े रह गए। अब क्या होगा, कहते हुए छवि रो पड़ी और आगे बोली, इसीलिए मैंने मना किया था। वो उसके कमरे की तरफ जाने को तत्पर हो गई, पर नीरज ने रोक लिया। कब तक छवि, एक दिन ये तो होना ही था। उसे थोड़ा सोचने समझने का वक्त दो, थोड़ा स्थिर हो जाएगा तब समझाएंगे उसे। अपने जीवन का इतना बड़ा सच जानने के बाद उसे थोड़ा झटका तो लगेगा ही, पर मुझे विश्वास है सब ठीक हो जाएगा। रुद्र रात तक कमरे से बाहर नहीं निकला, तो रात को छवि उसे खाने के लिए बुलाने गई। रुद्र चुपचाप अपनी स्टडी टेबल पर बैठा हुआ था। चलो बेटा, खाना खा लो, वो उसके सिर में हाथ फेरते हुए बोली। मुझे नहीं खाना है, कहकर उसने उसका हाथ झटक दिया। रुद्र, इतना नाराज़ होना ठीक नहीं बेटा। आखिर ताऊ ताई या माता पिता में क्या फ़र्क है? हो तो तुम इसी परिवार के ना। हमें तुम कितने प्रिय हो तुम जानते हो रुद्र। जब कोई फ़र्क नहीं तो आपने मुझे ताऊ ताई बनकर ही प्यार क्यों नहीं किया? अपने स्वार्थ के लिए आपने आज मेरे जीवन में इतना बड़ा भूचाल ला दिया और इतने सालों तक मुझसे इतना बड़ा सच छिपाया। कहकर वो एक झटके से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। छवि का हृदय तार तार हो गया। बार बार नियति उसका सब कुछ छीन लेती है। कई दिन गुजर गए। छवि और नीरज ने बहुत कोशिश की, पर रुद्र का अबोला न टूटा। तीनों के बीच संवादहीनता की स्थिति आ गई थी।
धीरे धीरे नीरज और छवि के सब्र का बांध भी टूटने लगा। एक दिन नीरज ने रुद्र से सीधे ही पूछ लिया, आखिर तुम चाहते क्या हो रुद्र? ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हारी पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है ऐसे में। मुझे मुंबई जाना है, अपने माता पिता के पास, वहीं रहकर पढ़ूंगा मैं। क्या? नीरज और छवि जैसे आसमान से गिर गए। लेकिन रुद्र, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, वो दृढ़ता से बोला। अगर आप ताऊ ताई बनकर ही प्यार करते, बेटा समझते तो क्या बिगड़ जाता? मैं अपने माता पिता से अलग नहीं होता और मेरी ज़िंदगी में भी भूचाल नहीं आता। नीरज और छवि ने उसे बहुत समझाया और आखिर में उसके तर्कों के आगे नीरज ने हथियार डाल दिए। छवि को समझाया, जाने दो उसे छवि, रोके ना रुकेगा वो। अगर हमें औलाद का सुख नहीं है तो वो नहीं मिलेगा। ज़बरदस्ती का भ्रम मत पालो। मैं उसके जाने का प्रबंध करता हूँ और समर को सब कुछ बता देता हूँ। छवि ने मौन स्वीकृति दे दी। नीरज ने रुद्र की फ़्लाइट की टिकट बुक कर दी और समर को सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनकर समर और प्रिया भी दुखी हो गए। ठीक है भैया, आप उसे भेज दीजिए, हम उसे समझाएंगे, मुझे विश्वास है सब ठीक हो जाएगा। रुद्र मुंबई चला गया। नीरज और छवि लूटे पिटे से रह गए। 2 महीने हो गए थे रुद्र को गए हुए। इस बीच न मुंबई से कोई फ़ोन आया था, न उन्होंने कोई संपर्क करने की कोशिश की थी। दोनों ने खुद को नियति के हाथों में सौंप दिया था। जो भी होगा अब। यूँ तो रुद्र ने अब घर से पढ़ाई के लिए जाना ही था, पर उस जाने में और इस जाने में फ़र्क था। हर श्रृंगार के पेड़ के नीचे बैठी छवि को बाहर का मौसम भी नहीं लुभा पा रहा था। 4 दिन बाद दिवाली थी, पर उसने कुछ भी तैयारी नहीं की थी और करे भी तो किसके लिए। तभी उसे नीरज अपनी तरफ आते हुए दिखे। छवि, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें सब जगह ढूंढ रहा हूँ। नीरज का स्वर सुनकर छवि की तंद्रा भंग हुई। किस लिए? छवि रिक्त भाव से बोली। समर का फ़ोन आया है कि परिवार सहित घर आ रहा है दिवाली पर। अच्छा। छवि की आंखों की ज्योति पल भर के लिए प्रदीप्त हुई, फिर बुझ गई। तो क्या करूं? क्या करने आ रहा है यहाँ? वहीं दिवाली मनाए अपने परिवार के साथ। उसका परिवार तो पूरा हो गया ना। तुम भी ना छवि, क्या क्या सोचती रहती हो? इसमें उसकी क्या गलती है? उठो, कुछ तैयारी करो, बहुत समय बाद दिवाली के मौके पर घर आ रहा है। घर में चहल पहल रहेगी, फिर रुद्र भी तो आएगा। क्या फ़र्क पड़ता है अब? छवि निर्विकार भाव से बोली। छवि प्लीज़, तुम सिर्फ रुद्र की नहीं, समर और मनु की भी तो माँ समान हो। बाहर निकलो अपनी इस उदासी से। आखिर छवि हल्की फुल्की तैयारी करने लगी। तैयारी करते करते सब कुछ अच्छे से ही कर लिया। दिवाली आई, समर परिवार सहित आया और साथ में रुद्र भी। छवि सबसे बाहरी दिल से ही सही, पर ठीक से मिली। रुद्र की तरफ उसने देखा भी नहीं। मनु और रुद्र अब युवा थे। 2 सुदर्शन युवा बेटे हैं समर और प्रिया के। कितना सुदृढ़ सहारा है उनका। उसका हृदय कसक गया। क्या होगा उनका? कैसे काटेंगे बाकी की ज़िंदगी? सबके आने से घर में चहल पहल हो गई। अगले दिन दिवाली थी। सब अपने अपने हिसाब से दिवाली की तैयारी कर रहे थे। मनु और रुद्र थे तो जाहिर है खूब पटाखे भी फूटने थे। प्रिया ने किचन की जिम्मेदारी ले ली। कई तरह के पकवान तैयार करा लिए। 1-2 बार रुद्र सामने अकेले पड़ा, पर वो निर्विकार रही। रुद्र के चेहरे को देखकर लग रहा था कि शायद वो कुछ कहना चाहता है, पर छवि ने उसे मौका नहीं दिया। उसका दिल अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसने खुद को मजबूत कर लिया था। जो सुख उसे नियति नहीं देना चाहती, उसके पीछे क्यों भागे। दिवाली के दिन सुबह से ही गहमा गहमी थी। नीरज सब कुछ बिसरा कर परिवार के साथ मगन हो गए थे, लेकिन छवि खुद को सहज नहीं कर पा रही थी। उसके हृदय में समर के प्रति भी हल्की फुल्की नफरत जन्म ले रही थी। उसे लग रहा था कि वो दोनों भी नियति के इस फैसले से खुश हैं। उन्हें उनका बेटा वापस मिल गया था। खुद के काम से निपट कर समर घर के नौकरों चाकरों को उपहार देने लगा। सबको कुछ ना कुछ देने के बाद समर और प्रिया उसके पास आए। भाभी, इस दिवाली पर भी हम आपके लिए कुछ खास उपहार लाए हैं। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा खास उपहार। पहले भी दिवाली पर तुमने एक बार खास उपहार दिया था, कहकर उसने मुंह फेर लिया। पर देखो तो भाभी, एक बार इधर तो देखो, कहकर उसने ज़बरदस्ती छवि का चेहरा अपनी तरफ करने की कोशिश की। नहीं, अब मुझ में ताकत नहीं बची है समर। अब मुझे कोई धोखा नहीं चाहिए। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, कहकर छवि फूट फूट कर रो पड़ी। तभी किन्हीं मजबूत बाहों ने उसे पीछे से लिपटा लिया। मैं लौट आया माँ, हमेशा के लिए मुझे माफ़ कर दो। रुद्र, छवि ने पलट कर देखा। रुद्र की आंखें नम थीं। उसकी आंखों में आश्चर्य तैर गया।
हाँ माँ, मैंने ये नहीं सोचा कि आपने मुझे ताऊ ताई न कहलवाकर माता पिता के रूप में पाला पोसा और प्यार दिया तो क्या फ़र्क पड़ गया। चाचा चाची मुझसे दूर थोड़ी ना हो गए। मेरा विश्वास करो माँ, मैं अब आप दोनों को छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। पापा का सपना पूरा करूँगा। लेकिन उसने उसी अविश्वास भरी नज़रों से समर की ओर देखा, जैसा उसने तब देखा था जब समर और प्रिया ने पहली बार रुद्र को सौंपा था। हाँ भाभी, मैंने रुद्र को सब कुछ बताया और समझाया। इस बार मैं उसे आपको नहीं दे रहा हूँ, बल्कि वो खुद अपने मम्मा पापा के पास लौट आया है। वह आप दोनों को ही प्यार करता है, माता पिता के रूप में, हमें नहीं। आप दोनों के लिए ही रोया है इन 2 महीनों में। सच? उसने नीरज की तरफ देखा। नीरज ने उसे कंधे से थाम लिया। अब गले लगाओ बेटे को छवि, अब सही माने में हम माता पिता बने हैं। छवि ने रुद्र को कसकर गले लगा लिया और नीरज ने उन दोनों को, और समर ने तीनों की फ़ोटो खींच ली। प्रिया ने गहरी सांस ली। बस अब ये परिवार कभी ना बिखरे। इस दिवाली में सही माने में उनके घर दिए जगमगाए थे। बिना किसी अनजाने भय के खुशियाँ बिखरी थीं उनके घर में। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी हुई रिश्तों पर आधारित कहानी। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, उन्हें समझ, विश्वास और संवेदना से सींचना पड़ता है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।